हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी क्रैश 23। आज हम लोग प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन करेंगे। प्रश्न संख्या 1, इतिहास का विभाजन कितने भागों में किया गया है? उत्तर 3 भागों में, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और इतिहास। प्रश्न संख्या 2, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया है उस काल को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। प्रश्न संख्या 3, जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख को पढ़ा नहीं जा सका उसे क्या कहा जाता है? उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं दिया उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है, और जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का लिखित विवरण दिया परंतु उस लिखे गए लेख को पढ़ा नहीं जा सका उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। प्रश्न संख्या 4, मानव विकास की उस काल को क्या कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है? तो उसे इतिहास कहा जाता है। प्रश्न संख्या 5, काला तथा लाल बर्तन किस संस्कृति से संबंधित था? तो मालवा की संस्कृति से संबंधित था। मालवा यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, इसका राजधानी भोपाल, जो कि भोपाल में एक भोजताल झील है जो कि राजा भोज के द्वारा बनवाया गया था। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और वहाँ का राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई लाल पटेल है। प्रश्न संख्या 6, धूसर रंग के बर्तन का प्रयोग किस संस्कृति में किया जाता था? तो धूसर रंग के बर्तन का प्रयोग बुर्जहम की संस्कृति में किया जाता था, जो कि नवपाषाणिक कश्मीरी पुरास्थल है। वहीं से गड्ढा घर का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ था और मनुष्य के साथ कुत्तों को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। प्रश्न संख्या 7, जोखे की संस्कृति में किस रंग के बर्तन का प्रयोग किया जाता था? उत्तर होगा लाल। जोखे की संस्कृति में लाल रंग के बर्तन का प्रयोग किया जाता था। प्रश्न संख्या 8, चमकीला धूसर रंग के बर्तन का संबंध किस संस्कृति से है? तो इसका उत्तर होगा दक्षिण नवपाषाण काल के संस्कृति से है। प्रश्न संख्या 9, भूरा लाल रंग के बर्तन का प्रयोग किस संस्कृति में किया जाता था? तो पूर्वी नवपाषाण काल के संस्कृति में भूरा लाल रंग के बर्तन का प्रयोग किया जाता था। प्रश्न संख्या 10, ज्ञानी मानव यानी कि होमो सैपियंस का धरती पर प्रवेश कब हुआ था? तो आज से 40,000 वर्ष पूर्व ज्ञानी मानव का प्रवेश धरती पर हुआ। प्रश्न संख्या 11, पूर्व पाषाण या पुरापाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो उसका मुख्य आधार शिकार था। पुरापाषाण काल में मानव जीविका के लिए शिकार करते थे। प्रश्न संख्या 12, पुरापाषाण काल में आदि मानव का मनोरंजन के साधन क्या था? तो उत्तर होगा शिकार। पुरापाषाण काल में मानव के आजीविका का भी आधार शिकार था और पुरापाषाण काल में आदि मानव का मनोरंजन के भी साधन शिकार ही थे। प्रश्न संख्या 13, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो उत्तर होगा पुरापाषाण काल में। साथियों, जितने भी आविष्कार हुए हैं वो सभी नवपाषाण काल में हुआ है, सिर्फ आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ है। प्रश्न संख्या 14, जैसे पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ है? तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है, परंतु आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ है। प्रश्न संख्या 15, मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में आई? तो नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में मनुष्य में अस्थायी निवास करने की प्रवृत्ति आई। इससे पहले मनुष्य एक जगह से दूसरे जगह जाकर भोजन या चारा या अपनी आजीविका के लिए भटकते रहते थे। उसमें अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नहीं थी पाई जाती थी। तो नवपाषाण काल में मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति आई। प्रश्न संख्या 16, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया? तो इसका उत्तर होगा कुत्ता। मनुष्य ने सर्वप्रथम कुत्ता को पालतू जानवर के रूप में बनाया। प्रश्न संख्या 17, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो इसका उत्तर होगा तांबा धातु। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। प्रश्न संख्या 18, मनुष्य द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार क्या था? तो उत्तर होगा कुल्हाड़ी। मनुष्य द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। प्रश्न संख्या 19, मनुष्य द्वारा बनाया गया प्रथम औजार कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो उत्तर होगा अतिरम्पक्कम से, जो दक्षिण भारत में पड़ता है।
प्रश्न संख्या 20, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? जैसा कि हमने बताया कि आग का आविष्कार सिर्फ पुरापाषाण काल में हुआ है, बाकी जितने भी आविष्कार हुए हैं वो सभी नवपाषाण काल में हुए हैं। जैसे कृषि का आविष्कार, पहिए का आविष्कार या फिर मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में आई? तो नवपाषाण काल में। इसीलिए कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? तो नवपाषाण काल में हुआ। प्रश्न संख्या 21, प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल कौन सा है? तो उत्तर होगा मेहरगढ़, जो कि पश्चिमी बलूचिस्तान में पड़ता है। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल कहाँ है? तो मेहरगढ़ में, जो कि पश्चिमी बलूचिस्तान में है। प्रश्न संख्या 22, प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? तो पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। प्रश्न संख्या 23, मानव द्वारा कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन था? तो इसका उत्तर होगा गेहूं एवं जौ। मनुष्य के द्वारा जो कृषि के लिए अपनाया गया सबसे प्राचीन फसल था वो था गेहूं और जौ। इसमें भी सबसे पहली फसल पूछा जाएगा तो इसका आंसर होगा गेहूं, यानी कि मानव द्वारा कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं और जौ है, परंतु पहली फसल पूछा जाए तो गेहूं होगा। प्रश्न संख्या 24, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? तो उत्तर होगा चावल। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था, परंतु मानव द्वारा कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल पूछा जाए तो गेहूं एवं जौ होगा, और पहली फसल पूछा जाए तो गेहूं होगा। और यदि पूछा जाए कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था, तो इसका उत्तर चावल होगा। प्रश्न संख्या 25, कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मेहरगढ़ से। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहाँ है? पश्चिमी बलूचिस्तान में, जैसा कि हमने ऊपर के क्वेश्चन में देख चुके हैं। किसका संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है? तो कोल्डी हवा। कोल्डी हवा का संबंध किससे है? चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। प्रश्न संख्या 27, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किसके बने थे? तो इसका उत्तर होगा स्फटिक पत्थर के। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार जो है स्फटिक पत्थर, ये एक सफ़ेद कलर का पत्थर हुआ करता था जिससे कि औजार बनाए जाते थे। प्रश्न संख्या 28, भारत में पूर्व पाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की थी? इसका उत्तर होगा रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी। यानी भारत में जितने भी पूर्व पाषाण कालीन औजार की खोज की थी तो किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने इसकी खोज की थी। कब? 1863 ईस्वी में। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा भारत में पूर्व पाषाण कालीन औजारों की खोज की गई थी। प्रश्न संख्या 29, प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज कहाँ हुई? तो इसका उत्तर होगा पल्लावरम नामक स्थान से। ये भी दक्षिण भारत में पड़ता है। मतलब प्रथम भारतीय पुरापाषाण कालीन कलाकृति की खोज कहाँ से हुई थी? तो उत्तर होगा पल्लावरम नामक स्थान से। प्रश्न संख्या 30, भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम कब प्राप्त हुआ? तो भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में प्राप्त हुआ, जब बिंद क्षेत्र में लघु पाषाणिक उपकरणों की खोज किया जा रहा था C.L. कार्लाइल के द्वारा, तो उसी समय भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त हुआ, यानी कि 1867 ईस्वी में प्राप्त हुआ। प्रश्न संख्या 31, बिंद क्षेत्र से लघु पाषाणिक उपकरणों की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर होगा C.L. कार्लाइल ने। बिंद क्षेत्र से, बिंद जो पर्वत है उसके क्षेत्र से जो लघु पाषाणिक उपकरणों की खोज की गई थी, छोटे छोटे मतलब पत्थरों के जो उपकरण खोजे गए थे वो C.L. कार्लाइल के द्वारा खोजा गया था। प्रश्न संख्या 32, भारत में मानव अस्थिपंजर सर्वप्रथम किस काल से प्राप्त होने लगता है? तो भारत में मानव का जो भी अस्थिपंजर है सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगता है। प्रश्न संख्या 33, भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ कब से हुआ? तो लगभग 4000 ईसा पूर्व से ही भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ हुआ। प्रश्न संख्या 34, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन था? तो मोहनजोदड़ो। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है सिंधी भाषा में। ये वर्तमान में पंजाब के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में पड़ता है। ये सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है और इसका खोज 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 35, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। जैसे कि हमने बताया कि मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसका खोज 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 36,
श्वेत भ्रू गिबन भारत में कहाँ पाया जाता है? उत्तर होगा असम। श्वेत भ्रू गिबन भारत में असम में पाया जाता है। अब असम आए तो असम का राजधानी कहाँ है? तो दिसपुर। असम का मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा। और असम का राज्यपाल कौन है? तो गुलाब चंद्र कटारिया असम का राज्यपाल है। असम में कुछ अभ्यारण्य है, जैसे कांजीरागा अभ्यारण्य है गैंडा के लिए, तो और ब्रह्मपुत्र नदी भी है। प्रश्न संख्या 37, भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानवाब कवि कौन है? तो इसका उत्तर होगा श्वेतभ्रू गिबन, जो कि असम में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 38, ताम्रपाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती कौन थी? तो इनाम गांव। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती थी। प्रश्न संख्या 39, इनाम गांव का संबंध किस संस्कृति से था? ये ताम्रपाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती थी इनाम गांव। इसका संबंध किस संस्कृति से था? तो जोरवे की संस्कृति से था। इनाम गांव का संबंध किस संस्कृति से है? तो जोरवे की संस्कृति से है। प्रश्न संख्या 40, भारत में जीवाश्म का प्रमाण किस पहाड़ी से मिला है? भारत में जीवाश्म का प्रमाण किस पहाड़ी से मिला है? तो उत्तर होगा शिवालिक की पहाड़ी से। भारत में जीवाश्म का प्रमाण शिवालिक की पहाड़ी से मिला है। प्रश्न संख्या 41, कौन सा गुफा पुरापाषाण कालीन आवासीय पुरास्थल है? तो इसका उत्तर होगा भीमबेटका गुफा, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। यानी कौन सा गुफा पुरापाषाण कालीन आवासीय पुरास्थल था? तो भीमबेटका गुफा, जो कि पूर्व पाषाण काल में एक आवासीय यानी कि रहने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। तो भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश चलते हैं। मध्य प्रदेश का राजधानी कहाँ है? भोपाल। भोपाल में एक भोजताल झील है, जो कि राजा भोज के द्वारा बनवाया गया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान। वहाँ के राज्यपाल कौन है? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। मध्य प्रदेश में उज्जैन जो कि जगह है जहाँ पे महाकाल मंदिर है, वो किस नदी के किनारे है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न संख्या 42, कौन सा गुफा आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्र और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर होगा भीमबेटका गुफा। इसमें जो है पत्थरों पर चित्र बनाए गए हैं और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है, तो भीमबेटका गुफा। प्रश्न संख्या 43, भीमबेटका गुफा में उकेरित चित्रों को किस काल के समय का माना जाता है? भीमबेटका गुफा में जो शैल यानी पत्थरों पर जो चित्र उखाड़ा गया है, वो किस काल के समय का माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा पुरापाषाण काल से मध्यपाषाण काल तक का माना जाता है। प्रश्न संख्या 44, भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह किस गुफा शैल चित्र को माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा भीमबेटका गुफा चित्र को। यानी भारतीय महाद्वीप में मानव जीवन के जो प्राचीनतम चिन्ह के रूप में माना जाता है, तो भीमबेटका गुफा चित्र को ही मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह के रूप में माना जाता है। यह एक शैल चित्र यानी पत्थर पर कलाकृति की गई है, यानी चित्र बनाया गया है। प्रश्न संख्या 45, भीमबेटका गुफा शैल चित्र की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर के द्वारा। कब? तो 1957 से 1958 ईस्वी के आसपास इसका खोज किया गया था। प्रश्न संख्या 46, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने कब भीमबेटका गुफा क्षेत्र को राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया? तो उत्तर होगा अगस्त 1990 में। अगस्त 1990 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने भीमबेटका गुफा क्षेत्र को राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित कर दिया। प्रश्न संख्या 47, भीमबेटका गुफा को यूनेस्को द्वारा कब विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? यानी कि यूनेस्को द्वारा भीमबेटका गुफा को कब विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो इसका उत्तर होगा जुलाई 2003 में। जुलाई 2003 में भीमबेटका गुफा को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। प्रश्न संख्या 48, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ? तो भारत में जो मनुष्य से संबंधित जो सबसे पहला प्रमाण प्राप्त हुआ है, वो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। नर्मदा घाटी से। नर्मदा नदी एक नदी है जो कि मध्य प्रदेश, इसका कुछ भाग मध्य प्रदेश राजस्थान से होते हुए गुजरात होते हुए अरब सागर में गिरती है। तो मध्य प्रदेश को नर्मदा नदी क्रॉस करते हुए राजस्थान से गुजरात होते हुए अरब सागर में गिरती है। तो नर्मदा नदी को गुजरात का जीवन रेखा भी कहा जाता है, ये अमरकंटक से निकलती है।
प्रश्न संख्या 49, किस भारतीय नागरिक सेवा अधिकारी ने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था? उत्तर होगा रिजले। रिजले जो प्रथम भारतीय नागरिक सेवा अधिकारी थे जिन्होंने वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था, तो ये रिजले थे। प्रश्न संख्या 50, भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है भीमबेटका गुफा। मध्य प्रदेश का तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इसका राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई लाल पटेल है और इसकी राजधानी भोपाल है। प्रश्न संख्या 51, पुस्तक गोल्डन थ्रेशोल्ड के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर होगा सरोजिनी नायडू। पुस्तक गोल्डन थ्रेशोल्ड के लेखक कौन है? सरोजिनी नायडू। या फिर भारत का प्रथम राज्यपाल भी पूछा जाएगा, महिला राज्यपाल, तो सरोजिनी नायडू ही होगा। प्रथम मुख्यमंत्री पूछा जाए तो सुचेता कृपलानी। प्रश्न संख्या 52, भारत का नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। ये बीना बजाया करते थे, जिसका कि एक इनके सिक्कों पर इनका चित्र का बीना बजाते हुए चित्र को प्रदर्शित किया गया है। साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। प्रत्येक वीडियो का PDF उसके टेलीग्राम लिंक उसमें दे दिया गया है, जो कि टेलीग्राम पे उपलब्ध हो जाएगा प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही। थैंक यू।